मौर्य काल से प्रवेश करेंगे। मौर्य काल ये रहा, बहुत बड़ा है ये तो, ठीक है, पर डरना नहीं है। ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक है, सब सही चल रहा है ना। हाँ ठीक है, डरना नहीं है। मौर्य काल के लिए जानने के स्रोत। किसी चीज़ को भी जानना है तो दो ही स्रोत हो सकते हैं। चूँकि ऐतिहासिक काल में प्रवेश कर चुके हैं तो यहाँ पे लिखित स्रोत होंगे या तो पुरातात्विक स्रोत होंगे, या तो कुछ चीज़ें पाई गई होंगी और या तो कुछ चीज़ें लिखी पाई गई होंगी। तो लिखी पाई गई चीज़ें यानी साहित्यिक स्रोत में क्या क्या था? एक बौद्ध साहित्य हैं, जैन साहित्य हैं, इन्हीं साहित्यों में जानकारी मिली है। तो बौद्ध साहित्य के दीपवंश में, महावंश में, दिव्यावदान में, जातक कथाओं में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था। एक बार मानचित्र में खोलते हैं इसको। ये है आपका मौर्य एम्पायर, ठीक है। अशोका का अभी देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का है, ये है अशोका का, रंग दिया पूरा रंग में, ठीक है। ये सम्राट अशोक का है। देखिए कहाँ से कहाँ थे आप लोग, यही है अखंड भारत। इसी के बारे में बात हो रही है, आप लोग को अभी पता नहीं है, ठीक है। अभी धीरे 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 ये पूरा हिस्सा जो है ये अशोका का टाइम का था, ठीक है। इतने हिस्से को उसने कैप्चर कर रखा था। कहते हैं कि इतिहास में यही एकमात्र शासक था जिसने भारत के सबसे बड़े हिस्से को एकीकृत किया था। इसके सब जगह शिलालेख पाए गए। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इस महापुरुष का, यह है चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर, 320 BC के टाइम पीरियड की बात है, ठीक है। तो अब एक एक करके समझते हैं। तो जो साहित्यिक जानकारी है बौद्ध ग्रंथों से मिलती है, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, जातक यहाँ से मिलती है। जैन साहित्य था, कल्पसूत्र से जानकारी मौर्य वंश के बारे में मिलती है। बाकी मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है, उससे मिलती है। कथा सरित सागर से मिलती है। मेगस्थनीज के द्वारा एक बुक लिखी गई इंडिका, उससे मिलती है। और बृहत कथा मंजरी से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बात करें तो पुरातात्विक स्रोत क्या क्या मिले हैं, ठीक है। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख बहुत सारे मिले हैं, अशोक के अभिलेख मिले हैं, रुद्र ब्राह्मण का अभिलेख मिला है, मृदभांड बहुत मिले हैं और बहुत सारी स्थापत्य कलाएं मिली हैं। तो ये जो है दोनों जानकारी हैं। और एक बहुत बड़े महापुरुष थे चाणक्य, उनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, उससे भी मौर्य काल के बारे में बृहत जानकारी मिलती है। तो मौर्यकालीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसकी रचना किसमें हुई? संस्कृत भाषा में की गई थी। ये राजनीति और लोक प्रशासन की पुस्तक है, ना कि इकोनॉमी की, ठीक है। ये गद्य और पद्य में महाभारत शैली में लिखी गई पुस्तक है, ठीक। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, ठीक है। इसे ये शब्द भी एक उपाधि दी गई। मैकियावेली एक पॉलिटिकल थिंकर है, ठीक है, आधुनिक पॉलिटिकल थिंकर है। मेगस्थनीज की इंडिका, ये भी एक दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है। कहते हैं इंडिका तो नहीं मिली, जो मेगस्थनीज आया था इंडिका अपने साथ ले गया और वहाँ खो गई। लेकिन इंडिका उस दौरान उसको ध्यान में रख करके बहुत सारे लोगों ने इंडिका का रेफरेंस दिया था उस पुस्तक का, तो उससे पता चलता है। तो मेगस्थनीज सेलुकस का राजदूत था, ठीक है। सेलुकस कौन था? जो फिलिप था, फिलिप को शासन कौन दे के गया था? सिकंदर, उसका उत्तराधिकारी था सेलुकस, ठीक है। सिकंदर के साम्राज्य को ही ये संभाल रहा था। तो मेगस्थनीज सेलुकस का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था ये। और वर्तमान इसकी मूल प्रति उपलब्ध नहीं है। इसके उद्धरण विदेशी लेखकों जैसे एरियन, प्लूटार्क, प्लिनी, जस्टिस आज के विवरणों से प्राप्त होते हैं। मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक नाम दिया था जिसका नाम था सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस शब्द उसने हर जगह इंडिका में प्रयोग कर रखा था, ठीक है। इंडिका ने क्या क्या लिखा? इसने इंडिका में इसने 2-2, 3-4 बातें लिखी। पहली बात बोली कि भारत के लोग बहुत संपन्न लोग थे। इस समय चोरी नहीं होती थी, घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे, ठीक है। जो उसने देखा, उसने बोला यहाँ अपराध नहीं थे, न्यायालयों की जरूरत नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड पे न्यायालयों की जरूरत नहीं थी। भारतीय लोग ब्याज नहीं लेते थे, जो सूद में पैसा देता था जाओ ले जाओ, दे देना कभी ना कभी, ठीक है। बहुविवाह प्रचलित थे, केवल धनी लोग जो है बहुविवाह करते थे। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। जाति समाज का मूलाधार था, जाति व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य हो गया था। दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे इंडिका में ये बात इसने लिखी है कि दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। इंडिका में चीज मिलती है, बाकी सब जगह पे मिलता है कि दास प्रथा थी, ठीक है। भारतीय लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे। इसने कहा कि भारतीय लोग लिखना नहीं जानते थे, ऐसा भी इसने लिखा है, ठीक है। तो दास प्रथा के बारे में विरोध किया है इसने कि दास प्रथा भारत में नहीं थी, ऐसा इंडिका में मिला है। अब इंडिका के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी इसके बारे में देख लेते हैं।
इंडिका के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में जो यहाँ पे कृषक वर्ग थे धनी थे, यहाँ पे अकाल नहीं पड़ता था कभी भारत में, मुख्य व्यवसाय कृषि होता था, पैतृक व्यवसाय का प्रचलन होता था, पैतृक व्यवसाय करते थे। मेगास्थनीज ने सोना खोदने वाली चींटियों का भी उल्लेख किया कि लोग चींटी रखते, सोना खोदती थी वो। ऐसा शब्द कभी पूछता है तो मैं आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि सोना खोदने वाली चींटियों का उल्लेख किया है। भारतीय घोड़े और विशेष प्रकार से एक सींग वाले घोड़ों की भी उसने चर्चा की है, जिनका नाम उसने कार्टाजन दिया है कि एक सींग वाले घोड़े होते थे, पता नहीं अब विलुप्त हो गए। उसने एक नदी की भी चर्चा की है जिससे सोना निकलता था, हो सकता है वो स्वर्ण रेखा नदी रही हो, ठीक है, तो ऐसा उसने चर्चा किया है, ठीक है। इंडिका के अनुसार भारत में धर्म की स्थिति क्या थी, उसने कहा कि ब्राह्मण धर्म की विशेषता थी, यहाँ पे ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था, लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, श्री कृष्ण और शिव की पूजा की जाती थी। श्री कृष्ण के लिए शब्द प्रयोग किया उसने हेराक्लीज और शिव को शब्द प्रयोग किया डायोनिसस। देखो दो नाम दिया है, कृष्ण को हेराक्लीज और ठीक है डायोनिसस, शिव को डायोनिसस की पूजा, ठीक है, इनकी पूजा की जाती थी। इंडिका के अनुसार भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी, तो बोलते हैं कि राजा अत्यंत शक्तिशाली था, राजा की अंगरक्षक स्त्रियां भी थीं, मतलब राजा की अंगरक्षक स्त्रियां भी होती थीं, अपराध कम होते थे, दंड विधान बहुत कठोर था उस समय का, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर मृत्युदंड तक का प्रावधान था, राजा न्यायप्रिय, जनता शांत और सुखी होती थी, ठीक है। तो ऐसे करके उसने सारी चीज़ें इंडिका में बताई हैं। अब मौर्यकालीन राजा, ठीक है, ये बहुत विवादित है, ये शब्द मौर्य शब्द जो है बहुत विवादित है, ठीक है। क्यों विवादित है, उत्पत्ति को लेकर के बड़ा विवाद है। पहली बात तो ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार बोला गया है कि मौर्य वंश शूद्र लोग थे, शूद्रों का शासन था, मौर्य शूद्र था, मुरा से पैदा हुआ था। ऐसा कहते हैं कि घनानंद की एक पत्नी थी, ठीक है, जो कि शूद्र थी और उससे निकला ये, वो मुरा नाम था, उससे मुरा नामक दासी से मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुआ, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो कथा सरित सागर और बृहद कथा मंजरी में मौर्यों को शूद्र माना गया है। जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मौर्यों को क्षत्रिय कुल का माना गया है, बहुत सारे लोगों ने क्षत्रिय माना। अभी भी हमारे यहाँ मौर्य लगाते हैं, है ना, तो क्षत्रिय वर्ग तो नहीं होता अभी भी मौर्य, ठीक है। हमारे यहाँ पे मौर्य लगाते हैं जो कुम्हार वर्ग के लोग होते हैं ना, कुम्हार, जहाँ तक लगभग मैं अपने क्षेत्र का बताता हूँ, बाकी और क्या, कश्यप तो ब्राह्मण होते हैं बेटा, कश्यप ब्राह्मण होते हैं, आपके यहाँ कश्यप क्या है? अच्छा, हो सकता है अलग अलग हो। तो यूरोपीय महत्व में मौर्यों को सामान्य कुल का माना गया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मतलब यदि मैं कहूँ कि अब माने किसे, तो माने कि अधिकतर विद्वानों ने मौर्यों को क्षत्रिय ही माना है, तो इन्हीं को मान लेते हैं, ठीक है, कि मौर्य क्षत्रिय ही रहे होंगे, ठीक, क्योंकि शूद्रों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं रही होगी, जहाँ पे वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था इतनी हो कि शूद्र राजा बन जाए और इतना। और आपको क्या लगता है चाणक्य कौन था? ब्राह्मण शूद्रों को बना सकता था शासक, ये भी थोड़ा सा बड़ा जटिल लगता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहला शासक आता है चंद्रगुप्त मौर्य, 322 AD से लेकर के, माफ़ करिएगा 322 BC से लेकर के 298 BC तक, अभी BC ही चल रहा है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को भी पराजित किया। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपने राजदूत के तौर पे चंद्रगुप्त के दरबार पे भेजा। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस जो है बेबीलोन का राजा बनता, पहले बेबीलोन का राजा बना के जाता है उसे बेबीलोन में, और इसके बाद सेल्यूकस ने सिंध नदी को पार करके चंद्रगुप्त पर आक्रमण किया, जिसमें सेल्यूकस की हार हुई। 330 AD में ये युद्ध हुआ था, 303 AD में, माफ़ करेगा 303 BC में ये युद्ध हुआ था। इसमें चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में एक संधि हुई और इस संधि के तहत सेल्यूकस को अपनी पुत्री का विवाह, हेलेना का विवाह, पुत्री का नाम था हेलेना, उसका विवाह किसके साथ करना पड़ा? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में दिए, किसको दिए? सेल्यूकस को दिए, ठीक है। सेल्यूकस ने दहेज में 4 राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को दिए, ठीक। कौन कौन सा? एरिया, इसको हेरात क्षेत्र बोलते हैं, अराकेसिया कंधार का क्षेत्र था, जुड्रोसिया मकरान तट और बलूचिस्तान का क्षेत्र जो था, और पेरीमिदाई ये आपका काबुल का क्षेत्र था। समझिए पहले के ससुर कितने अच्छे होते थे। ले जा, अब के ससुर पहले 15 बार तो पूछते हैं कि लड़का कुछ करता नहीं करता है, करता है, ठीक।
तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त के पश्चिम भारत में विजय का पता चलता है। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त नाम की प्राप्ति होती है। यूरोपीय लेखकों ने चंद्रगुप्त का नाम एंड्रोकोटस लिखा है। ठीक है, यूरोपीय लेखकों ने चंद्रगुप्त का नाम एंड्रोकोटस लिखा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म के दो संप्रदायों में जैन धर्म विभाजित हो जाता है। चंद्रगुप्त अपने जीवन के अंतिम समय में जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चला जाता है और चंद्रगिरी पर्वत कर्नाटक में पड़ता है। चंद्रगिरी पर्वत में तपस्या करते हुए संलेखना पद्धति द्वारा अपनी जीवन लीला आत्महत्या कर लेता, सुसाइड कर लेता। ठीक, क्लियर, संलेखना से चला जाता है। इसके बाद इसका बेटा आता है बिंदुसार। ठीक है, टाइमिंग क्या रहती है 298 बीसी से लेकर 272 बीसी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है। यूनानियों ने इसका नाम दिया था अमित्र घाट। यूनानी इसको अमित्र घाट या अमित्र चेटस शब्द प्रयोग करते हैं। इसको कई सारे नाम मिलते हैं, जैसे कि एलेक्ट्रोकेटस, सिंहसेन, भंडासर, ऐसे करके वायु पुराण में कई सारे नाम मिलते हैं। सीरिया के शासक एंटियोकस से बिंदुसार ने क्या किया, कुछ चीज़ें मंगवाई। क्या मंगवाई? वाइन। ठीक है, मीठी मदिरा, बड़ा सुन रखा था कि यूरोप में बड़ी अच्छी मिलती है, बड़ा स्वादिष्ट होती है, तो वहाँ से एक मदिरा मंगवाई। ठीक है, सूखे अंजीर मंगवाए और एक फिलोसफर मंगवाया, एक दार्शनिक भेजने की मांग की थी। ठीक है, और कहते हैं कि एंटियोकस ने उसकी दो मांगों को स्वीकार किया, बोला दो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, एक नहीं दे सकता हूँ। तो उसने मदिरा और अंजीर भेज दिया। ऐसे मित्रता थी इनकी। ठीक है, और बिंदुसार ने सुदूरवर्ती दक्षिणी क्षेत्रों में मगध को मिला लिया। कई क्षेत्रों को इसने जीतना चालू किया। धीरे धीरे इसने पिता के साम्राज्य को बढ़ाने की शुरुआत किया। सीरियाई शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के दरबार में राजदूत के तौर पे भी भेजा। तो एक उसने राजदूत भेजा जिसका नाम था डायमेकस। मेगास्थनीज किसके उसमें आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार के दरबार में कौन आया? डायमेकस। ठीक है, और ये किस उससे जुड़ा हुआ था संप्रदाय से? आजीवक संप्रदाय से। ठीक है, आजीवक संप्रदाय से। इसके बाद इसका बेटा आता है अशोका। सम्राट अशोक सबसे इंपॉर्टेंट शासक। कभी भी प्राचीन भारत में आपसे पूछा जाता है कि आपको सबसे अच्छा शासक कौन लगता है, तो आमतौर पे 99% स्टूडेंट अशोक का नाम लेते हैं। ठीक है, तो आपको अशोक के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। 273 से लेकर के 232 बीसी के टाइम पीरियड पे सम्राट अशोक था। बिंदुसार का पुत्र था। इसकी माँ का नाम था सुभद्रांगी। दिव्यावदान के अनुसार ये नाम मिलता है। और इसके अलावा पत्नी का नाम, बहुत सारी पत्नियां थी, कितनों का नाम बताऊं मैं आपको? ठीक है, एक पत्नी थी देवी, उसे महादेवी बोलते हैं, विदिशा के व्यापारी की पुत्री थी, पहली पत्नी थी इसकी। ठीक है, और इसी से ही महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ था। महेंद्र और संघमित्रा के बारे में जानते हैं? कौन थे महेंद्र और संघमित्रा? जिनको ये भेजता है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो देवी महादेवी जो इसकी पहली पत्नी थी, उसी से अन्य पत्नियों की बात करें तो असंघमित्रा के बाद काकुआरी तीवर की माँ थी ये। तिरुरक्षा बोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी इसी ने। पद्मावती कुणाल की माँ थी। तो ऐसे करके कई सारी अन्य इसकी पत्नियाँ थी। ठीक, बहुविवाह प्रथा चल रही थी, जो पैसे वाले होते थे वो करते थे। तो बौद्ध ग्रंथ में अशोक के दो पुत्र जो है महेंद्र और कुणाल, और दो पुत्रियां संघमित्रा और चारुमती का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पहला है क्या हो रहा है? किसको चेक करा रहे थे? बीच बीच में हम लोग ये सब करेंगे कि चलिए कुछ नहीं, गाना ही बजा देते हैं, थोड़ा सा तो ये शांत हो गए। ये आप लोग का ये कोई वो तो नहीं था पॉलिटिकल स्टंट आपका क्लास रोकने का? हाँ, नहीं कोई, मतलब ये ऐसे हुआ है ना अनजाने में, पूर्व निर्धारित नहीं है ना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये धीरे से इशारा कर रहे हैं, ये आपको जुझवा सकते हैं। दीपक जी के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं गोल्ड मेडल लेने से रखवा देंगे आपको। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो पत्नियां कई सारी थी, और जो बच्चों की बात है महेंद्र और कुणाल का नाम आता है। संघमित्रा और चारुमती दो पुत्रियों का नाम आता है। राज्याभिषेक की बात करें तो कहते हैं कि जब बिंदुसार मर रहा था तो वो अपने बेटे सुसुम को राजा बनाना चाहता था। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की और इसके बाद राजा बना।
एक करके एक को काटता चला गया, और एक उस समय मंत्री था, राधा गुप्त की सहायता से उसने जो है वो राजा बना। ऐसा उसके ऊपर विरोध किया जाता है, ऐसा उसको लगाया जाता है कि इतना ज़्यादा क्रूर था ये, ठीक है, क्योंकि बाद में जाके उसने पूरा एक धम्म प्रतिपादित किया वो सारी चीज़ें। तो ऐसा कई जगह पे मिलता है। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश में अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा और फिर जाके बैठा, ऐसी जानकारी मिलती है। उसे भ्रात्य हत्या बोलते, हत्यारा बोलते हैं, ठीक है। राज्यरोहण के पूर्व अशोक जो है उज्जैन, अवंती व तक्षशिला का प्रांतीय शासक था। पिता ने उसे उज्जैन और तक्षशिला का क्षेत्र दे रखा था, ठीक है। जब अशोक शासन में बैठता है, बैठने के बाद फिर एक के बाद एक, ये ऐसे नहीं बना, खूब सारे अभियान करता है, बैक टू बैक अभियान करता है। अब ध्यान से सुनिएगा क्या क्या करता है। सिर्फ कितना छोड़ा उसने, इतना छोड़ा, ये देखिए नीचे चोल दिख रहा होगा आपको, ये छोड़ा चोल, पांड्य, और ये जो आपका बाकी उसने नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ा। तो उसने छोड़ा क्या? चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी बोलते थे आपके श्रीलंका को, ठीक है, को छोड़कर अशोक का साम्राज्य संपूर्ण भारतवर्ष में था। द्वितीय शिलालेख में उसके पता चलता है, ठीक। अशोक के समकालीन यहाँ का जो श्रीलंका का शासक था उसका नाम था तिस्स यहाँ का शासक था। अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। पहला था एंटियोकस, सीरिया का शासक था। दूसरा तुर्मय, मिस्र का शासक था, उससे अच्छे संबंध थे, ठीक है। एनिकिनी, ये मैसेडोनिया का शासक था, एनिकिनी। इसके बाद एक था मेगारस, ये साइरीन का शासक था, और अलिक सुंदर, अलेक्जेंडर एपाइरस, ये एपिरीज का शासक था। तो ऐसे जो आसपास के विदेशी संबंध भी इसने कई जगह से बना रखे थे। और 13वें शिलालेख में इसके पता चलता है कि जब अशोक अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष उसके पूरे होते हैं तो वो अपने पड़ोस में कलिंग पर आक्रमण करता है, जो उसके जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण जो है। तो कलिंग पे वो आक्रमण विजय प्राप्त करता है, जीतता है कलिंग को। लेकिन कलिंग के समय वहाँ का राजा था नंद राजवंश, नंदराज था वहाँ का शासक। ये खारवेल के हाथी गुफा लेख से पता चलता है। अशोक ने कश्मीर, श्रीनगर, नेपाल, देवपत्तन नामक नगर बसाए। कई सारे नगर भी उसने बसाए हैं। ये कल्हड़ की रजत तरंगिनी में पता चलता है कि कश्मीर में जो श्रीनगर है, श्रीनगर अशोक ने बसाया है। नेपाल में देवपत्तन नामक नगर भी अशोक ने बसाया है। अशोक ने कश्मीर, नेपाल, अफगानिस्तान, बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र को भी सबको शामिल कर रखा था अपने साम्राज्य में, ठीक है। लेकिन जब कलिंग का युद्ध हुआ तो कलिंग के भीषण युद्ध में नरसंहार को देखकर अशोक विचलित हो गया, ठीक है। जब उसने देखा कि उसके कहते लाखों लोग मरे थे उस युद्ध में, और जब अपने आसपास लाशें ही लाशें देखी उसने, तो उसके बाद उसका मन विचलित हो गया। उसने शस्त्र का त्याग कर दिया, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। पहले वो ब्राह्मण मतानुयायी होता था, अब बौद्ध धर्म का उसने ग्रहण कर लिया, ठीक है। और अपने शासनादेशों को उसने शिलालेखों पर क्या किया? खुदवाना चालू किया, बड़े बड़े शिलालेख। तो धार्मिक दृष्टिकोण से पहले वो ब्राह्मण मतानुयायी था। दिव्यावदान के अनुसार देखा जाए तो उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म से दीक्षित किया। पहले उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु थे, उनके द्वारा ही बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया। अशोक ने महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों को पवित्र स्थानों पर जहाँ जहाँ पर भी महात्मा बुद्धा थे वहाँ वहाँ अशोक गया, उनके स्थानों पर गया, ठीक है। उनकी पूजा की, और इस यात्रा क्रम में पहले बोध गया वो, जहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, फिर कुशीनगर गया, फिर लुम्बिनी गया, फिर कपिलवस्तु गया, फिर सारनाथ गया, फिर श्रावस्ती गया। इन सभी स्थानों पर वो पहुँचा, वहाँ जा कर के उसकी यात्रा की। यात्रा करने के बाद फिर अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान उसने लुम्बिनी पर धार्मिक करों को समाप्त कर दिया। बलि एक प्रकार का धार्मिक कर होता था, बलि एक टैक्स था, उसको लुम्बिनी को उसने टैक्स फ्री कर दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। धार्मिक यात्रा के दौरान लुम्बिनी में उसने बलि धार्मिक कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। बलि कितना? और जो भूमि कर था, जो लैंड पे जो टैक्स होता था उसे 1/8 कर दिया, कम कर दिया उसे, 1/6 से 1/8 कर दिया, ठीक है। तो धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति बन गया ये, ठीक। फिर इसने क्या किया? अशोक ने एक धम्म का प्रतिपादन किया अपने। ये धम्म कोई धर्म नहीं है, ये भी आपका मानव जीवन के जीने के लिए ही बनाया गया है। तो पाली को, धर्म को पाली भाषा में धम्म कहा जाता है,
ठीक है। अशोक ने धम्म को परिभाषा राहुल वास सूत्र से ली गई है। स्वनियंत्रण धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत है, यानी व्यक्ति को स्वनियंत्रित होना चाहिए, इसका जो है उसे क्या करना चाहिए, स्वनियंत्रण अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत बना। अशोक के अलावा साली शुक ने धम्म का अनुसरण किया। धम्म की व्याख्या करते हुए अशोक ने कहा कि उसने अपने दूसरे और 7वें स्तंभ लेखों में धम्म की व्याख्या की है। उसके अनुसार धम्म का मतलब है मानवता, ठीक है, साधुता, कल्याणकारी रूप से कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, दान करना, दया करना, सुचिता रखना, जीव हत्या ना करना, माता पिता व बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजन के प्रति आदर का भाव रखना, सभी के प्रति उचित व्यवहार करना आदि धम्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सब उसने धम्म के अंतर्गत बताया कि धम्म क्या है। धम्म प्रचार के लिए उसने बहुत सारे लोगों को भेजा। ठीक है, अपने पहले तो उसने अपने पुत्र और पुत्री को भेजा, महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेज दिया, श्रीलंका भेज दिया। इसके अलावा महारक्षित को यूनान भेजा, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा, महादेव को मैसूर भेजा, मध्यांतिक को कश्मीर और गंधार वाले क्षेत्र में भेजा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था, परंतु उसका धम्म बौद्ध धर्म से भिन्न था। बौद्ध धर्म और अशोक का धम्म अलग अलग चीज़ है। अशोक 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, निर्वाण में विश्वास नहीं करता था, 4 आर्य सत्यों में विश्वास नहीं करता था, जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। अशोक के धम्म में क्या था, जो बातें मैंने आपको बताई, क्या क्या था उसके, उसमें साधुता, बहुत से कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, दूसरों के प्रति व्यवहार करना, दान दया करना, सुचिता रखना, जीव हिंसा ना करना, माता पिता बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजन का आदर करना, सभी के प्रति उचित व्यवहार करना, ये था उसका धम्म। ना कि वो बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म से और व्यक्तिगत रूप से वो मानता था, लेकिन उसका धम्म अलग चीज़ है, वो जीवन जीने का तरीका है, मानवता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अशोक का धर्म मानव धर्म था, ना कि बौद्ध धर्म, ये ध्यान रखिएगा, स्पष्ट रखिएगा। अशोक का धर्म बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म से अलग है। क्लियर। अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटते हैं। पहला अभिलेख है शिलालेख, बहुत सारे शिलालेख उसने, ठीक है। दूसरा अभिलेख है स्तंभ लेख, उसने बहुत सारे स्तंभ लेख। तीसरा है गुहालेख या गुफा लेख। ठीक है, तो जो पत्थर की शिलाएं होती थी उस पर उत्कीर्ण शासनादेश, बड़े बड़े शासनादेश अपने उत्कीर्ण कराए। स्तंभ लेखों पर, स्तंभों पर भी उसने शासनादेश उत्कीर्ण कराए ब्राह्मी लिपि में। और जो आपको शिलालेख थे, शिलालेखों को उसने ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि दोनों लिपि में उसके शिलालेख पाए गए हैं, लेकिन स्तंभ लेख केवल ब्राह्मी लिपि में है। और जो उसके गुफा लेख हैं, गुफा लेख भी केवल ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, तो शिलालेख और स्तंभ लेख में कोई विशेष अंतर नहीं देखने को मिलता है, आकार और आकृति भिन्न है। स्तंभ लेख आपके तरासे हुए स्तंभ होते थे बड़े बड़े, और जो आपके शिलालेख होते थे बड़े बड़े शिलालेख हैं। जब कभी आप नेशनल म्यूजियम जाओगे तो बाहर ही आपको अशोक का स्तंभ होगा, उसमें बैठ के सेल्फी ना खिंचाने लग जाना, देखना कि पीछे कुछ लिखा है। अशोक का एक शिलालेख है जो कि ला के वहाँ रखा गया है, ठीक है, बड़ा सा, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लोग क्या है, मूर्ख कितने होते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं सेल्फी खिंचाने के। लोगों को लगता पत्थर है, उन्हें नहीं पता कि अशोक का शिलालेख है। बहुत मतलब मैं देखा हूँ, कई बार जाता हूँ, कई बार गुस्सा भी आती है, लेकिन फिर लगता है कि क्या गुस्सा करके क्या करोगे। और सबसे ज़्यादा तो गुस्सा उनके ऊपर आती है जो वहाँ बैठे संरक्षक बन के, उनको ये नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, इनका सम्मान करना चाहिए, है ना। तो अशोक का जो है ये स्तंभ लेख जो है वो बड़े आकार के बड़े बड़े शिला होते थे, और जबकि स्तंभ लेख आपके तरासे हुए पत्थर होते थे। लिपि का भी अंतर है, लिपि ब्राह्मी लिपि दोनों में देखने को मिलती है। अभिलेखों की भाषा क्या होती थी, ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा में लिखे होते थे। उत्तर पश्चिमी के जितने भी अभिलेख हैं इसके इस वाले क्षेत्र में जो पाए गए हैं, ये खरोष्ठी लिपि में भी हैं। ठीक है, खरोष्ठी और अरमाइक लिपि का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो एक विद्वान थे जिनका नाम है जेम्स प्रिंसेप, नाम सुना हो आपने। तो सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने ही अशोक के लेखों को पढ़ने का दावा किया। इससे पहले एक टीन पैंथर नामक विद्वान थे, टीन पैंथर ने भी बोला था कि मैंने जो है अशोक के इनको पढ़ लिया है। ठीक है, लेकिन बाद में फिर जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के लेखों को पढ़ा, ठीक है, बताया। तो खरोष्ठी एवं अरमाइक लिपि के जो शिलालेख हैं कहाँ कहाँ पे हैं, खरोष्ठी है सहबाजगढ़ी शिलालेख जो इसका है वो खरोष्ठी लिपि पे है। मनसेहेरा का अभिलेख ये भी खरोष्ठी लिपि पे है। तक्षशिला का अभिलेख अरमाइक लिपि पे है। सरे कुना का अभिलेख, कंधार अभिलेख, ये अरमाइक और यूनानी भाषा दोनों में है।
ठीक है। तो 4 अभिलेख हैं, सहबाजगढ़ी का अभिलेख, मनसहेरा का अभिलेख, तक्षशिला एवं लगनमाल का अभिलेख और सरेकुना या कंधार अभिलेख। ये 4 अभिलेख हैं आपके किस में, खरोष्टी एवं अरमाइक लिपि में। ठीक है। दूसरा बृहत शिलालेख। बृहत शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखित है। किस भाषा में है, प्राकृत भाषा में। आपको शायद पता हो फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा से अभिलेखों को दिल्ली मंगवाया। ठीक है, ठीक। और इलाहाबाद स्तंभ लेख भी आपको पता होगा, कौशाम्बी में है। ठीक है। तो जहांगीर ने इसे, पहले कौशाम्बी में था ये, जहांगीर ने निकाल के इसको कहाँ कर दिया, इलाहाबाद में ले गया। वहाँ पे आप जाएंगे, अकबर का किला है, गंगा यमुना का दोआब है, वहीं पर देखेंगे बीच में अकबर का किला मिलेगा आपको इलाहाबाद में, तो वहीं पर अंदर है। ठीक है। तो जहांगीर ने, उसी को प्रयाग प्रशस्ति भी है उसमें, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के बारे में हरिश्रेण ने लिखा है और अशोक के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो जहांगीर ने इलाहाबाद में लाया है इसके बृहत शिलालेखों को। एक रानी का अभिलेख भी, इसी को रानी का अभिलेख, कौशाम्बी इलाहाबाद स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसमें अशोक की रानी कारुवाकी तथा पुत्र तीवर का उल्लेख किया गया है। इसके बाद रुमनदेही अभिलेख के बारे में आपने सुना होगा। रुमनदेही अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख था। ठीक है। रुमनदेही अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख था और अशोक के सभी अभिलेखों के विषय प्रशासनिक थे, जबकि रुमनदेही अभिलेख का विषय आर्थिक था। बाकी के सभी अभिलेखों में प्रशासनिक बातें लिखी हुई हैं, राजा शासन कैसे चलाएगा, क्या क्या नियम होंगे, लेकिन रुमनदेही अभिलेख में इकोनॉमिक है, आर्थिक बातें लिखी हुई हैं। ठीक है। तो अभिलेख के सभी बृहत लेख इसके देखते हैं। पहला जो शिलालेख है उसमें पशु की बलि की निंदा की है इसने, कि पशु बलि नहीं होनी चाहिए। दूसरे शिलालेख में इसने कहा है कि मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा पर चर्चा की है इसने। ठीक है, कि समाज कार्य में, ठीक है, मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा होनी चाहिए। 8वां शिलालेख सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख है। सम्राट जो धर्म यात्रा करता है ना वो, ठीक है, सभी महात्मा बुद्ध के क्षेत्रों में जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अभिलेख है उसका, नेक्स्ट अभिलेख है नवा अभिलेख। इसमें जन्म, बीमारी, विवाह के उपरांत समारोहों की निंदा की बात की गई है। इसके बाद 11वां अभिलेख जो है, 11वां अभिलेख धम्म नीति की व्याख्या करता है। 11वें अभिलेख में धम्म नीति के बारे में बताया गया है। 12वां अभिलेख, 12वां शिलालेख सर्वधर्म संभाव या स्त्री मात्र की चर्चा की बात करता है। 13वां अभिलेख कलिंग की लड़ाई के बारे में बताता है। ठीक है। तो कलिंग की लड़ाई, विनाश का वर्णन, अशोक के सीमावर्ती राज्यों का वर्णन। और चौथा शिलालेख जो है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया, इससे जुड़ी हुई बातें बताता है। तो पहला शिलालेख आपका पशु बलि से, ठीक है। दूसरा शिलालेख मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा पर चर्चा, यानी समाज कार्य के बाद सोशल वर्क के बारे में। 8वां शिलालेख में साम्राज्य की धर्म यात्रा। 9वां शिलालेख, इसमें जन्म, बीमारी, विवाह के उपरांत समारोहों की निंदा। जैसे कि क्या होता है ना, हम खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, मरने के बाद जो खिलाते पिलाते हैं उसके बारे में भी निंदा की। जन्म के बाद आप देखते हैं अभी वो मनाते हैं ना बारहों, ठीक है, ये सब चीज़ों को उसने मना किया। विवाह के बाद भी करा कि किसी तरीके का ये नहीं करना चाहिए कि आप विवाह के बाद, लोग पागल हो जाते हैं विवाह में खिलाने खर्चा करने के लिए, कितना पागल हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को 9वें शिलालेख में उसने मना किया है। 11वें शिलालेख में धम्म नीति, उसकी जो धम्म नीति है उसको बताया है। 12वें शिलालेख में सर्वधर्म संभाव और स्त्री महामात्र की चर्चा की है। 13वें शिलालेख में कलिंग की लड़ाई, विनाश का वर्णन और अशोक के समीपवर्ती राज्यों का वर्णन उसने किया है। ठीक है। अशोक के स्तंभ लेख, स्तंभ लेख एक मेरठ में स्तंभ लेख है। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर के आया था। फर्रुखसियर के शासन काल पे इसको खंडित कर दिया गया, तोड़ दिया गया, फेंक दिया गया। फर्रुखसियर कौन था? उत्तर मुगल शासक था ना। इसके बाद टोपरा स्तंभ लेख, टोपरा ये गांव पड़ता है यमुनानगर हरियाणा में। फिरोज शाह ये भी दिल्ली लेकर के आया। ठीक है। प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी इलाहाबाद से प्राप्त करके अकबर के इलाहाबाद के किले पे लाया गया। ठीक है। इसके बाद लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख चंपारण जिला बिहार से प्राप्त किया गया। ठीक है। मयूर का चित्र अंकित है इसमें, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख में। इसके बाद रामपुरवा स्तंभ लेख, इसमें 2 स्तंभ लेख प्राप्त हैं। एक स्तंभ लेख लेखा विहीन है, लेखा युक्त स्तंभ पर सिंह की आकृति उत्कीर्ण है। वर्तमान में यह राष्ट्रपति भवन में स्थापित है। राष्ट्रपति भवन में देखा है, जैसे आप जाओगे यहाँ से नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक से सीधा जाओगे तो आपको देखेंगे बीच में एक स्तंभ लगा हुआ है, वो रामपुरवा स्तंभ लेख की 2 स्तंभ लेख प्राप्त थे। एक स्तंभ लेख जो है वो लेखा विहीन है और एक में लेखा युक्त है, उसमें सिंह की आकृति है ऊपर। तो जो लेखा युक्त वाला है वो राष्ट्रपति भवन में लगा दिया गया है। कहाँ से मिला है? रामपुरवा से। ठीक है। लेखा विहीन स्तंभ में बैल की आकृति है।
ठीक है। जो जिसमें कुछ नहीं लिखा, बिल्कुल सपाट है, वो कहाँ है, उसमें बैल की आकृति है। और जो लेखा युक्त था उसमें किसकी थी, सिंह की आकृति, सिंह की आकृति वाला राष्ट्रपति भवन में, ठीक है। इसके बाद रुम्मनदेही स्तंभलेख, रुम्मनदेही स्तंभलेख सबसे छोटा स्तंभलेख है। इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें आर्थिक विषय है और बुद्ध के जन्म किस स्थान पे हुआ इसके बारे में भी पता किससे चलता है, रुम्मनदेही, ठीक है, अभिलेख से। सांची स्तंभलेख रायसेन मध्य प्रदेश से प्राप्त किया गया। सारनाथ स्तंभलेख वाराणसी उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया गया। रानी का अभिलेख कौशाम्बी स्तंभलेख इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया गया। अशोक की रानी करुआकी पुत्र लीवर का, उसमें तीवर का उल्लेख है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गए आपके दो चीज़ें हो गई, एक बृहद शिलालेख, दूसरे स्तंभलेख। अब तीसरी है लघु शिलालेख। लघु शिलालेख इसके रूपनाथ जबलपुर से प्राप्त होता है, गुर्जरा दतिया से प्राप्त होता है, भब्रू बैराट जयपुर से प्राप्त होता है, मास्की रायचूर कर्नाटक से प्राप्त होता है, ब्रह्मगिरी चित्तलगुड़ कर्नाटक से प्राप्त होता है, एर्रेगुड़ी कर्नूल आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है, और आपका अहरौरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। तो 6-7 जगह हैं जहाँ पे लघु शिलालेख प्राप्त होता है, ठीक है। अशोक के उत्तराधिकारियों की बात करें तो कुणाल, ठीक है, इसका बेटा ही था। फिर इसके बाद दशरथ आता है। दशरथ जो है इसी का, कुणाल का बेटा था दशरथ, और दशरथ राजा बनता है। इसके बाद संप्रति आता है। संप्रति ये कहते हैं कि ज़्यादा योग्य था, जैन मतावलंबी था। इसकी 2 राजधानियाँ थी, एक राजधानी इसने पाटिलपुत्र रखी, दूसरी उज्जैनी बना दी। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की तरह संलेखना पद्धति से ये भी मृत्यु को चला जाता है। कौन, संप्रति, संप्रति भी संलेखना पद्धति से निपट जाता है। फिर सालिसूक आता है। सालिसूक संप्रति के बाद शासक बनता है। इसके समय में यवनों ने एंटियोकस के नेतृत्व में हमला कर दिया। फिर इसके बाद देवबर्मा और बृहदत्त अंतिम शासक आता है। देवबर्मा को ही बृहदत्त बोलते थे, मौर्य काल का अंतिम शासक होता है। बृहदत्त के सेनापति पुष्यमित्र शुंग थे, उसने हत्या कर दी और मौर्य वंश का समापन, शुंग वंश की नींव रखी। आपको क्या लगता है, मौर्य समाप्त हो गए? अभी तो मौर्य का राजनीतिक जीवन आपने समझा। अब पतन कैसे हो गया, इतना बड़ा साम्राज्य अचानक से समाप्त कैसे हो गया, कैसे शुंग वंश आ गया, कैसे क्या आ गया? तो वही होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ अशोक की शांति प्रियता और अहिंसा की नीति। हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं कि अशोक ने जो शांति की नीति करी, ये कि ये आगे के लोग संभल नहीं पाए और बहुत सारे लोगों ने सम्राट अशोक को कमज़ोर मान लिया, ठीक है। दूसरी, कुछ लोग कहते हैं कि जो ये धार्मिक नीति अशोक ने धम्म चालू किया तो ब्राह्मणवाद इसके खिलाफ खड़ा हो गया और ब्राह्मणों ने प्रतिक्रिया कर दी। पुष्यमित्र शुंग कौन था? ब्राह्मण ही था, जो शुंग वंश का संस्थापक था, जिसने मौर्य वंश समाप्त किया। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं अयोग्य और निर्मल उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी अच्छे नहीं मिले। ये तो सबसे बड़ी बात होती है, कांग्रेस के साथ अभी वर्तमान में यही हो रहा है ना, आप लोग देख रहे हैं। मुझे लग नहीं रहा कि उसमें उत्तराधिकारी आगे चल के होगा भी कोई, क्योंकि उत्तराधिकारी के लिए विवाह करना पड़ता है, उससे तो अभी बहुत दूर दूर है वो, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय चेतना का अभाव। मैं तो कह रहा हूँ गोद ही ले लें किसी को, मुझे को बताएं, मैं ही ले लें गोद, बढ़िया, इससे बढ़िया क्या है? बना बनाया साम्राज्य है अच्छा खासा, किसी का तो भला करें। वीडियो, हाँ, फॉर्म नहीं निकलवाइएगा, ये वीडियो को टैग करके भेजिएगा आप लोग, इतना कटिंग करके, ठीक है। अयोग्य और निर्मल उत्तराधिकारी। इसके अलावा कहते हैं राष्ट्रीय चेतना का भी अभाव था। लोग जो है यहाँ पे जो एक तरीके से इतना बड़ा राष्ट्र इसने बना तो दिया, लेकिन बनाने के बाद राष्ट्रीय चेतना नहीं रही लोगों में, तो एकजुट नहीं रह पाए, एक कारण ये भी है, ठीक है। इसके बाद जो है प्रांतीय शासकों के अत्याचार एवं करों की अधिकता हो गई, बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ गया और प्रांतीय शासकों का अत्याचार बढ़ गया। जो जगह जगह पे प्रांत थे वहाँ पे शासकों का अत्याचार बढ़ गया। इसके अलावा मौर्यों के अत्याचारों से विदेशी विचारों के विरुद्ध पुष्यमित्र संघ द्वारा राज्य में क्रांति कर दी गई। ऐसा बोला है निहार रंजन राय के द्वारा कि मौर्यों के अत्याचार से विदेशी विचारों को ध्यान में रख करके पुष्यमित्र संघ द्वारा राज्य में क्रांति कर दी गई और ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से पतन के कई सारे कारण बताए जाते हैं। अब मौर्यकालीन प्रशासन की बात करते हैं कि मौर्यकालीन प्रशासन कैसा था। प्रशासन में बिल्कुल केंद्रित शासन था, जैसे वर्तमान में है। वर्तमान में एक आदमी या मुश्किल से 2 आदमी शासन चला रहे हैं पूरे देश का, वैसे ही था, ठीक है। सबसे सेंट्रल में राजा था, प्रशासन का केंद्र बिंदु था। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का प्रमुख यही होता था। अभी भी कुछ ऐसा ही है क्या?
कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, 3 संस्थाएं अलग अलग दिखती हैं, लेकिन लगता है कई बार कि लग रहा है कि भाई कार्यपालिका का प्रमुख तो वही दिखता है, ठीक है। विधायिका में भी यही लगता है, कोई भी बिल आता है पारित हो जाता है, विधायिका में भी कोई चर्चा। और न्यायपालिका को भी देखिए, वो भी एक ही पक्ष में निर्णय सुनाए पड़ी है, ठीक है। तो मौर्यकालीन में सब कुछ राजा ही होता था। इसके अलावा प्रांतों की स्थिति, प्रांतों में भी मतलब प्रांतपति होते थे, राज परिवार के सदस्य होते थे, राजा द्वारा नियंत्रित होते थे। जितने भी परिवार के अन्य सदस्य होते थे सबको प्रांतपति बना देता था, ठीक है। प्रांतों का अधिकारी बना देता था, गवर्नर बना देता था। तो केंद्र जो था वो प्रांतों में विभाजित था, ठीक है। मंडल भी होता था, प्रांतों को मंडल में विभाजित कर रखा था। मंडलों का सर्वोच्च अधिकारी महामात्य कहलाता था, और मंडलों को जिलों में बांट रखा था। जिले का सर्वोच्च अधिकारी विषयपति होता था। तो पहले जब एग्जाम होता रहा होगा तो विषयपति का फॉर्म निकलता रहा होगा, ठीक है। जिलाधीश यही होता था, विषयपति, आहार, जिला, युक्त, रज्जुक या प्रादेशिक अन्य अधिकारी भी होते थे। सर्वोच्च अधिकारी जिले का होता था विषयपति, और अन्य अधिकारी युक्त, रज्जुक और ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। इसके बाद जो है जिला एवं गाँव में एक मध्यवर्ती स्तर होता था, ठीक है। जिला और गांव में, गांव अभी उससे जिला से नीचे गांव होता था, लेकिन जिला और गांव के बीच में एक मध्यवर्ती स्तर बनाया जाता था जिसका सर्वोच्च अधिकारी स्थानिक कहलाता था, और अन्य अधिकारी वहां पे गोप होते थे। और जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी वो गांव होती थी, उसका प्रधान ग्रामिक होता था। तो इस तरीके से हायरार्की बांट रखा था इसने, ठीक है। तो देखा जाए तो सबसे छोटा, सबसे नीचे ग्रामिक होता था गांव में, उससे ऊपर देखेंगे तो गोप होता था, गोप से ऊपर स्थानिक होता था, स्थानिक से ऊपर युक्त होता था, युक्त से ऊपर रज्जुक होता था, रज्जुक से ऊपर प्रादेशिक होता था, प्रादेशिक से ऊपर विषयपति या समाहर्ता होता था, यह था डीएम का पोस्ट। इसके बाद विषयपति से ऊपर महामात्य होता था, महामात्य से ऊपर प्रांतपति होता था, प्रांतपति से ऊपर राजा होता था, सर्वोच्च अधिकारी। तो राजा के बाद प्रांतपति, प्रांतपति के बाद प्रादेशिक, विषय, फिर इसके बाद विषयपति, महामात्य, इस तरीके से पूरा ये डिवीजन कर रखा गया था, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन, मौर्य प्रशासन में केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी जिसमें प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता था, ठीक है। मौर्य प्रशासन की केंद्रीकृत जो है प्रणाली जो है आपका क्या था, शासन प्रणाली थी जिसके प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। राजा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका का प्रमुख होता था, ठीक है। और यहाँ पर उपधा प्रशिक्षण किया जाता था। उपधा परीक्षण का मतलब है मंत्रिपरिषद सदस्यों के चुनाव से पूर्व उनके चरित्र को जानने के लिए एक जांच पद्धति होती थी कि इनका चरित्र कैसा है इन लोगों का, ठीक है। तीर्थ, अर्थशास्त्र में सर्वोच्च अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था। टोटल 18 तीर्थों की चर्चा मिलती है यहाँ पे। 18 तीर्थ, 18 अधिकारी होते थे। पहला प्रमुख तीर्थ में से उच्च अधिकारी होते थे पुरोहित। पुरोहित जो होता था धर्माधिकारी होता था। दूसरा होता था प्रधानमंत्री का पद। समाहर्ता जो होता था राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। सन्निधाता जो है राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। व्यवहारिक जो होता था दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। दंडपाल जो होता था सेना की सामग्री जुटाने वाला व्यक्ति होता था। नागर का प्रमुख अधिकारी होता था। दैवारिक राजमहलों का देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी था। आठविक वन विभाग का प्रमुख अधिकारी था। कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान होता था। ठीक है। अर्थशास्त्र के चर्चित अध्यक्षों की बात करें कि किस विभाग का कौन सा अध्यक्ष होता था, तो पण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। सुराध्यक्ष आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता था। सीताध्यक्ष राजकीय भूमि का अध्यक्ष होता था। लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष होता था। कोषाध्यक्ष राजकोष खजाने का अध्यक्ष होता था। अकराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था। अक्षपटलाध्यक्ष महालेखाकार होता था। द्युमूताध्यक्ष जुआ निरीक्षक होता था, जो द्यूत वगैरह देखता था। नवाध्यक्ष पशु निरीक्षक होता था। इसके बाद सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। आयुधाध्यक्ष अस्त्र के कारखानों का अध्यक्ष होता था। और पौतवा अध्यक्ष नाप तौल तराजू का अध्यक्ष होता था, पौतवा अध्यक्ष। ठीक है, तो ये था आपका केंद्रीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य में 5 बड़े बड़े प्रांत थे, 5 प्रांतों में विभाजित था। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला होती थी। ठीक है। दक्षिणापथ राजधानी होती थी सुवर्णगिरी या कर्नाटक। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। और कलिंग की राजधानी तोसाली थी। ठीक है, कलिंग की राजधानी तोसाली थी। इसके बाद जो है आपकी प्राची, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो 5 राज्य थे टोटल मौर्य साम्राज्य में। उत्तरापथ राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ राजधानी कर्नाटक या स्वर्णगिरी। ठीक है। अवंती की राजधानी उज्जैन। ठीक है। कलिंग की राजधानी तोसाली और प्राची राजधानी पाटलिपुत्र।
ठीक है, ऐसे करके इन्होंने अपने राज्यों को बांट रखा था। ये देखिए तोशाली ये है आपकी, तोशाली ये है, उज्जैन ये है, ठीक है, यहाँ पे आपका प्राची ये पाटलिपुत्र है, ठीक है, हर जगह को इन्होंने पूरा बांट रखा था। ठीक है, ये है स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी ये दक्षिण का है, दक्षिणापथ की, और उत्तरापथ ये है आपका तक्षशिला, उत्तरापथ। ये 5 प्रांतों में इन्होंने बांट रखा था। तो प्रांतों का सबसे बड़ा अधिकारी प्रांतपति या गवर्नर होता था। ये राजा के परिवार का ही सदस्य होता था, कुमार या आर्यपुत्र जो होते थे उन्हीं को बनाया जाता था। ठीक है, तो प्रांत है, प्रांत को मंडल में विभाजित किया गया था, मंडल को जिला में या विषय में विभाजित किया गया था। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को, मौर्य साम्राज्य में प्रांतों का चक्र कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य को मतलब चारों तरफ से प्रांतों ने उसे घेर रखा था, सेंट्रल में केंद्रीय शासन था। कई प्रांत मंडलों में विभाजित थे, इनका अधिकारी महामात्य होता था। मंडल कई विषय और जिलों में विभाजित होता है, इनका अधिकारी विषयपति होता था। ठीक है, स्थानीय प्रशासन की बात करें तो मौर्य काल में जिलों को विषय कहा जाता था और सर्वोच्च अधिकारी विषयपति होता था। जिले में 3 अन्य अधिकारी होते थे। पहला होता था प्रादेशिक, ये क्षेत्र का दौरा करता था, प्रदेशों में जाता था। जिले और गांव के अधिकारियों का विवरण या समाहर्ता होता था। राज्य को इसका संबंध गांव में भूमि का सर्वेक्षण करने से होता था, जैसे अभी लेखपाल होता है ना, लेखपाल का पोस्ट था उस समय। मूल्य निर्धारित करता था। युक्त, ये राजस्व वसूलते थे और लेखा जोखा रखते थे, ये काम युक्त करता था। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, परंतु कुछ गाँवों को मिलाकर कोटियों का निर्माण किया जाता था जो जिला एवं गांव के मध्यवर्ती स्तर का द्योतक थी। ठीक है, तो जिला, विषयपति, कोटिया मध्यवर्ती स्तर, और कोटिया मध्यवर्ती मतलब जिला और गांव के बीच में भी एक उन्होंने बना रखा था मध्यवर्ती स्तर, जिसमें स्थानिक, द्रोणमुख, सर्वाटिक, संग्रहक ये कुछ अधिकारी पाए जाते थे। मतलब स्थानिक होता था, 800 गाँवों को मिला दे तो स्थानिक बन जाता था। ठीक है, 400 गाँव को मिला दे तो द्रोणमुख बनता था, 200 गाँव को मिल जाए तो खरवाटिक बनता था, और 10 गाँव को मिलाए तो संग्रहण बनता था। मतलब कई गाँवों को मिलाकर ऐसे करके, और इनका अधिकारी जो होता था, संग्रहण का अधिकारी गोप होता था, और स्थानिक मतलब 800 गाँव को मिलाए तो उसका अधिकारी स्थानिक होता था, और ग्रामीण क्षेत्र का अधिकारी ग्रामिक होता था। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? सारे पोस्ट इधर उधर हो गए। लिस्ट देखिएगा, दोबारा रिपीट करिएगा इसको 2 बार 3 बार चाहे 10 बार, जितनी बार मन हो देखना। ख़त्म हो जाए ये आपको लग रहा है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म नहीं होगा, बस हिम्मत बांधे रखिएगा। ठीक है, हिम्मत नहीं तोड़ने देना है आज। आपको देख के हिम्मत बढ़ जाती है। हाँ, बैठे बैठे पढ़ रहे हैं आप, तो इतना राउंड लगा। अरे कोई नहीं, राउंड लगा लगे, ये मना कर रही है बार बार, इसको उतार के रख देते हैं। इसके हिसाब से बहुत सारे हो गए। अब ये काउंट करती रहती है ना, चलते चलते मना कर रही है कि बैठ जाओ भाई, बैठने का टाइम हो गया। ठीक है, ये बताती है बैठना कब है, खड़ा कब होना है, सांस कब लेनी है, तो अब ये परेशान हो चुकी है। नहीं, ब्रीदिंग के लिए बोलती है कि लॉन्ग ब्रीथ करो, अब थोड़ा देर बैठो, इनहेल करो। तो चलिए, तो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, कौटिल्य ने भी सप्तांग सिद्धांत की बोली। इसने बोला राज्य के 7 अंग होते हैं। कौटिल्य ने कहा कि राज्य के 7 अंग होते हैं। राज्य का सिर जो होता है वो राजा होता है। ठीक है, आंख मंत्री होते हैं, किसी भी राजा के आंख मंत्री होते हैं, उसके कान उसके मित्र होते हैं, जितने अच्छे मित्र होंगे उसके कान होंगे। मुख क्या होता है? मुख होता है कर या कोष, जितना बड़ा कोष होगा वो उसका मुख होगा। सेना उसका मस्तिष्क होती है, जितनी बड़ी सेना होगी उतना अच्छा सोच पाएगा। राज्य जो होते हैं उसके, प्रांत जो होते हैं उसके जांग होते हैं, और बाहें उसकी दुर्ग होते हैं। जितने अच्छे दुर्ग बना लेगा, किले बना लेगा, उतनी अच्छी उसकी बाहें हो जाएंगी, भुजाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा सप्तांग सिद्धांत, एक राजा को, एक राज्य के लिए उसके 7 सिद्धांत बहुत अच्छे होने चाहिए। राजा यानी कि उसका सिर, शरीर से उसको पूरा उन्होंने कर दिया। राजा, मंत्री, मित्र, कर, कोष, सेना, राज्य और दुर्ग, 7 चीज़ों के बारे में चाणक्य ने बताया। फिर न्याय प्रशासन की बात करें तो सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सबसे नीचे जो है ग्राम था। ग्राम में जो है संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानिक, जनपद, ये सब मैंने आपको बताया कि जो है स्थानिक बनता था 800 गाँव से, द्रोणमुख 400 गाँव से, सब सारी चीज़ें। तो इन सब में भी न्यायालय होते थे। जो केंद्रीय न्यायालय था, जैसे आज हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, वैसे उस समय जो है जो केंद्रीय न्यायालय था वो पाटलिपुत्र में था, क्योंकि मगध में ही राजा वहीं पे था, वहीं रहता था, तो वहीं पर केंद्रीय न्यायालय बना दिया गया था। न्यायालयों के प्रकार की बात करें तो एक होता था धर्मस्थलीय न्यायालय, ये दीवानी मामले के मुद्दे सुनता था। ठीक है, इसमें 3 व्यवहारिक और 3 अमात्य नियुक्त किए जाते थे। एक था कंटक शोधन न्यायालय, कंटक शोधन,
ठीक है, फौजदारी मामलों को सुनता था। इसमें 3 प्रदेष्टा होते थे और 3 अमात्य नियुक्त होते थे कंटक शोधन न्यायालय में। ठीक है, गुप्तचर प्रणाली की बात करें तो गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। प्रमुख अधिकारी सर्प महामात्य कहलाता था इसका, जैसे हमारे यहाँ पे आईबी चीफ अभी है ना, उसी तरीके से जो पहला जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको सर्प महामात्य कहते थे। संस्था जो ये गुप्तचर थे जो संगठित होकर काम करते थे, और गुप्तचर जो होते थे घुमक्कड़ प्रकार के थे, घुमक्कड़ प्रकार के होते थे। आज के भी गुप्तचर वैसे ही हैं, कौन सा अंतर है। ठीक है, अगला है राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन विस्तृत और अत्यधिक केंद्रीकृत था। ठीक है, इनका राजस्व प्रशासन अत्यधिक विस्तृत था, बहुत केंद्रीकृत था। और कृषि पर कर जो होता था टोटल 1/6 भाग, कहीं कहीं पे उपज का 1/4 भाग भी लिया जाता था, कई एक जगह 1/6 भाग ही लिया जाता, मतलब मैक्सिमम 1/6 ही था। और जहाँ सरकार ने सिंचाई की व्यवस्था की थी वहाँ पे 1/3 भी लेती थी। जहाँ पे सरकार की सिंचाई की बात होती थी वहाँ पर 1/3 भाग भू राजस्व था। और टोटल यदि टैक्स की बात करें तो टैक्स बहुत ज़्यादा थे, जैसे भाग ये भू राजस्व था और अर्थशास्त्र के अनुसार 1/6वां भाग होता था। ठीक है, विदेशी स्रोतों ने बोला है कि 1/4 होता था, अर्थशास्त्र ने कहा 1/6 होता है। बलि एक तरीके का धार्मिक कर था, लुम्बिनी में इसने बलि मुक्त कर दिया था लुम्बिनी को। प्रणय ये आपातकालीन टैक्स था, जैसे युद्ध कर, राजा युद्ध लड़ने लग जाता था तो अपने नागरिकों से प्रणय लिया करता था। कुल उपज का 1/3 भाग सबसे ज़्यादा होता था ये प्रणय। ठीक है, सेना भक्त मतलब किसी अभियान के समय सेना से लिया जाने वाला कर, सेना से भी टैक्स लिया जाता था। ठीक है, इसके अलावा शुल्क, सीमा कर। ठीक है, जब कोई आता था, कस्टम ड्यूटी अभी भी होता ना सीमा के टाइम पे, तो कस्टम ड्यूटी होता था। प्रवेश, कोई भी माल यदि विदेश से आता था तो उस पर आयात कर लगाया जाता था, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी। यदि कोई चीज़ निर्यात किया जाता था तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी, निर्यात पे भी कर होता था। बर्तनी पथकर होता था, जैसे टोल टैक्स अभी देते हैं ना हम लोग, रोड पे चलेंगे आप तो प्राइवेट तो टोल भरना पड़ता है, तो वैसे बर्तनी होता था, इसको बोलते थे चुंगी, पथकर। ब्याज कर भी होता था, क्रय विक्रय पर कर होता था, इसे ब्याजी कर कहते थे। पिंड कर किसे बोलते थे, संपूर्ण गांव से एक बार में लिया जाने वाले कर को पिंड कर कहा जाता है। रज्जु कर, भूमि माप हेतु जो कर लिया जाता था उसे रज्जु कर कहते हैं। तो ये सारे टैक्स हैं। मौर्यकालीन राजस्व आय के स्रोत क्या क्या थे, कहाँ कहाँ से इनको टैक्स मिलता था, तो दुर्ग से इनको टैक्स मिलता था। दुर्ग, नगरों से प्राप्त आय जो होती थी इसको दुर्ग कहते थे। जनपदों से प्राप्त आय को राष्ट्र बोलते थे। फल फूल सब्जियों वालों से प्राप्त आय को सेतु कहा जाता था। पशुओं से प्राप्त आय को वज्र कहा जाता था। राजकीय भूमि से आय प्राप्त को सीता कहा जाता था, जो राजकीय भूमि से आय मिलती थी सीता कहते थे। सिंचाई कर को उदक भाग बोला जाता था, और नगद राजस्व जो मिलता था उसे हिरण्य कहते थे। ठीक है, तो मौर्यकालीन में जो राजस्व था, आय था, उसके कई सारे नाम रखे गए थे। क्लियर है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की बात करें तो एग्रीकल्चर सबसे इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या में शूद्रों को कृषि कार्य में लगाया जाता था। शूद्रों को कृषि कार्य में लगाया जाता था। कृषि कार्य में अत्यधिक वृद्धि, मजदूरों की आवश्यकता होती थी, इसलिए दासों को भी लगाया जाता था। राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था, ये बहुत उपजाऊ होती थी। राज्य की ओर से सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी और इसे सेतुबंध कहा जाता था। जहाँ जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था होती थी उसे सेतुबंध कहते थे। बिना वर्षा के खेती वाली भूमि को अदेव मात्रिक कहते थे, यानी कि ये जहाँ पे बिना वर्षा के सिंचाई की व्यवस्था होती थी उसे अदेव मात्रिक कहते थे। इसका उपयोग वर्षा की नापने के लिए किया जाता था, आदरणीय उपकरण। उद्योग धंधे व्यापार की बात करें तो मौर्य काल में सबसे इम्पोर्टेंट उद्योग धंधा था सूत काटना, बुनना, ये प्रमुख उद्योग धंधा था। काशी, मालवा, कलिंग, बंग में सूती वस्त्र उद्योग बड़ी स्तर पर विकसित अवस्था में था। बंगाल में मलमल विश्वविख्यात था उस समय पे, जो मलमल का उद्योग था विश्व में बहुत सारा। वाणिज्य व्यापार में राज्य का नियंत्रण होता था। प्रमुख बंदरगाहों की बात करें तो भड़ोच और सोपारा ये 2 प्रमुख बंदरगाहें थे जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ अधिकारी होते थे जो ये सारा काम करते थे। व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था, जो व्यापारियों का लीडर होता था उसे सार्थवाह कहते थे। ठीक है, इसके बाद जो है एग्रोनोमोई, यह मार्ग निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारी होता था, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का अधिकारी होता था। ठीक है, एग्रोनोमोई। नींद आ रही है ना, आ रही है ना, आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है। अभी रुकिए, इसके बाद फिर अब होगा ओम भूर्भुवस्सुः, करवा ही देंगे, अभी रुक जाइए, आप लोगों का अभी सही कराते हैं। ठीक है, भारत का निर्यात की बात करें, यहाँ से निर्यात क्या क्या करते थे तो हाथी दांत,
ठीक है, निर्यात होता था। हाथी दांत हो गया, कछुए निर्यात किए जाते थे, सीपी निर्यात की जाती थी, मोती निर्यात की जाती थी, रंग निर्यात किया जाता था, नील निर्यात किया जाता था, बहुमूल्य लकड़ी जो है निर्यात की जाती थी। यदि आयात की बात करें तो आयात क्या क्या किया जाता था? रेशम चीन से आयात की जाती थी, ताम्रपर्णी से मोती आयात की जाती थी, चमड़ा नेपाल से आयात किया जाता था, मदिरा जो है ये आपका सीरिया से आयात किया जाता था, पश्चिम एशिया से घोड़े आयात किए जाते थे। तो बहुत सारी चीज़ें आयात भी की जाती थी। मुद्रा की बात करें तो राजकीय मुद्रा को पण कहा जाता था, राजकीय मुद्रा को पण कहा जाता था। सोने के सिक्कों को सुवर्ण तथा पाद कहा जाता था, चांदी के सिक्कों को करसार्पण, पण या धरण कहा जाता था, तांबे के सिक्के को मासक, कड़की या अर्धकाड़की कहा जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस समय थी। इस समय जो है आहत मुद्राएं भी चलती थी, साम्राज्य में मांग थी। ठीक है, ये हो गया मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। अगला है मौर्यकालीन समाज। ठीक है, मौर्यकालीन समाज के अंतर्गत कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार बनाया है, यानी वर्ण व्यवस्था होनी आवश्यक है, वर्ण व्यवस्था के जगह काम नहीं होगा। उन्होंने बताया, इसके अलावा मेगास्थनीज ने बताया कि 7 जातियाँ थीं इंडिका में। क्या क्या बताया मेगास्थनीज ने? सबसे पहले दार्शनिक, कि समाज में दार्शनिक वर्ग था। दूसरा किसान, दूसरा वर्ग था किसान। तीसरा वर्ग क्या बताया मेगास्थनीज ने? तीसरा वर्ग क्या बताया? तीसरा वर्ग बताया चरवाहे। पांचवा वर्ग है शिल्पी तथा कारीगर, फिर योद्धा, फिर निरीक्षक और अमात्य। ठीक है, पहला है दार्शनिक, दूसरा है किसान, तीसरा है चरवाहे, चौथा है शिल्पी या कारीगर, पांचवा है योद्धा, छठवां है निरीक्षक, सातवां है अमात्य। तो ये वर्ग हुआ करता था, ये वर्ग जो है आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, जाति व्यवस्था का स्वरूप कठोर था, कोई भी व्यक्ति जात से बाहर विवाह नहीं कर सकता था, न अपना पेशा बदल सकता था। दार्शनिक और ब्राह्मण चाहें तो अपना पेशा बदल सकते थे और जाति से बाहर विवाह भी कर सकते थे। स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों को पुनर्विवाह की जो है अनुमति थी, नियोग की अनुमति थी। अर्थशास्त्र के अनुसार विवाह की उम्र 12 वर्ष रखी गई थी स्त्री के लिए और पुरुष के लिए 16 वर्ष रखी गई थी। दहेज प्रथा चरम सीमा में थी, जितना दहेज मिल जाए उतना कम। ठीक, अभी तो नहीं, अब तो दहेज प्रथा के ऊपर कानून है। मांग के देखिए, प्रताड़ित करके देखिए, फिर पता चलेगा आपको कहाँ होगा। ठीक है, और इस समय तो अभी आज मैं फिर देख रहा था, एक बच्ची ने और अभी वीडियो वायरल हुआ है एक। ठीक है, अब तो बच्चियाँ जो हैं अब चूँकि प्रताड़ित हैं, क्या करें, लोभी लोग भरे बैठे हैं। आप ही लोग पूरा मनसा बनाए होंगे कि बस जैसे ही अधिकारी बने 1-2 करोड़ की कीमत, इससे नीचे के चेक में बात ही नहीं करनी है ना। तो यहाँ पे बड़े स्तर पे दहेज प्रथा चरम सीमा पे थी। इसके अलावा रूप जीवा, ये स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां होती थी, इन्हें रूप जीवा कहते थे। और सम्राट जो है स्त्रियों को अंगरक्षक भी नियुक्त कर सकता था। दास प्रथा की बात करें तो मेगास्थनीज ने भारत में दास प्रथा नहीं बताया था कि दास प्रथा नहीं थी, परंतु बौद्ध साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अशोक के अभिलेखों में दास प्रथा के प्रचलन की बात को स्वीकार किया गया था। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया था। अर्थशास्त्र में बोला गया कि कृषि कार्य के लिए दास, कारखानों के लिए दास, खदानों के लिए दास, यहाँ पे सब जगह दास काम करते थे। महिला दास भी घर के कार्यों को करती थी, महिला दास भी होते थे, सेवा काम करना होता था, ये सारी चीज़ें उनका काम होता था। ठीक है, शिक्षा केंद्र की बात करें तो मौर्य काल में शिक्षा केंद्र में तक्षशिला एक शिक्षा केंद्र था। उज्जैन और वाराणसी मौर्य काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। शूद्रों की स्थिति की बात करें तो शूद्रों के उत्थान प्रारंभ होता है इस समय में। पुराणों में शूद्रों को अनार्य माना गया है, परंतु कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य माना है और मलेच्छों से भिन्न माना है। मौर्य काल में शूद्रों को कृषि कार्यों में शामिल किया गया। मुख्यतः कृषि कार्यों में अत्यधिक विस्तार और कृषिगत मजदूरों की आवश्यकता हो रही थी, इस कारण से इनको माना गया। इसके हिसाब से मौर्य काल समाप्त हो गया, कंप्लीट। 3 मंथ हो